लाइट इमिटिंग डायोड। वंस अगेन ये भी एक स्पेशल पर्पस डायोड है और इसमें भी एक स्पेशल चीजें की जाती है। क्या की जाती है? नॉर्मल डायोड के कंपेयर में इसकी डोपिंग बहुत हाई होती है, हेवीली डोप होता है, और नॉर्मल डायोड के कंपेयर में इसका जंक्शन वापस से ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और इसको फॉरवर्ड बायस में ही यूज किया जाता है, रिवर्स में यूज किया नहीं जाता। अब इसका प्रोसेस क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म सबको पता है, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट निकलती है, करंट पास किया, लाइट निकलेगी। ये कैसे होता है? लाइट कैसे बाहर आती है वो थोड़ा ध्यान देते हैं। सी ये आपका पीएन जंक्शन है डायोड, जैसे उसके अंदर करंट पास होगा फॉरवर्ड बायस में, व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन होल मूव करने लगेंगे, अपना जो मेजॉरिटी रीजन है उधर से निकल के माइनॉरिटी में घुसने को ट्राई करेंगे। क्या होता है? चार्ज इंजेक्शन होना चालू हो जाता है, माइनॉरिटी चार्ज इंजेक्शन। अब जैसे उस तरफ मूव करेंगे, ड्यू टू हेवीली डोपिंग उनके कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो कोलाइड कर लेंगे। और जैसे वहां कोलाइड करेंगे नियर टू द जंक्शन और एट द जंक्शन, व्हाट विल हैपन? दे विल रिकंबाइन, एंड जैसे रिकंबाइन करेंगे एक फोटोन पैदा होगा। क्योंकि आपको इसके पहले हमने बोला था, क्या बोला था? फोटो डायोड में इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा करने के लिए एक फोटोन डालना पड़ता है, तो उसका उल्टा करोगे तो उल्टा ही होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिक्स होते हैं तो एक फोटोन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा करने के लिए एक फोटोन डालना पड़ता है, समझा? तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। तो ये हेवी डोपिंग होने के कारण रिकॉम्बिनेशन रेट भी ज्यादा होती है, और इसके कारण क्या निकलता है? ढेर सारे बार फोटोन निकलते हैं। फोटोन निकलने के लिए क्या किया जाता है? एलईडी को ट्रांसपेरेंट कोटिंग की जाती है ताकि लाइट बाहर आ सके। नॉर्मल डायोड क्या था? ब्लैक कलर की कोटिंग में आता था, ओके। नॉर्मल डायोड में भी यही प्रोसेस होता था, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन होंगे और उसमें से लाइट नहीं आती थी। क्यों लाइट नहीं आती थी? उसमें से हीट पैदा होती। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब कंबाइन करते तो उसमें से जो फोटोन निकलते थे वो इंफ्रारेड फोटॉन्स निकलते, बरोबर? इसलिए हीट पैदा होती थी। इसमें से लाइट निकालने के लिए हमें एक क्राइटेरिया सिलेक्ट करना होता है कि ऐसे मटेरियल ही सिलेक्ट करने हैं जिनका बैंड गैप 1.8 से 3 के बीच में आता हो, क्योंकि जो विजिबल लाइट का फोटोन होता है ना, उसकी एनर्जी इतनी होती है, रेड की इतनी, वायलेट की इतनी। तो अगर ऐसे मटेरियल सिलेक्ट करोगे जिसका बैंड गैप इस रेंज में है, तो ही जब रिकंबाइन होगा तो भी उतनी एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा। ये उसका बेसिक क्राइटेरिया है। अगर विजिबल एलईडी बना रहे आपको 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में ही उसका बैंड गैप होना चाहिए, तभी वो रिकंबाइन करेंगे, उतनी एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा। जितना तोड़ने के लिए लगा ना उतना जुड़ने को उतनी एनर्जी का बाहर आएगा, समझे? ये फोटोन उससे थोड़ी कम एनर्जी या तो इक्वल टू एनर्जी का आता है, डिपेंडिंग ऑन किस कौन से लेवल का इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा कभी आ नहीं सकते, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में हमेशा एक रेजिस्टर उसके साथ लगा होता है टू कंट्रोल द करंट इन द एलईडी, नहीं तो एलईडी जल जाएगा। एलईडी करंट फुल होने से जंक्शन बर्न हो जाता है, तो आप थोड़ा भी ज्यादा वोल्टेज डाल देते हो तो एलईडी में उड़ जाता है, करके देख लिया होगा। रिवर्स में भी ये ज्यादा वोल्टेज झेल नहीं सकता, इसलिए रिवर्स में भी बचाने में उसको एक रेजिस्टर होता ही है। ये जो रेजिस्टर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में उसको बचा के रखता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज अपने ऊपर पकड़ के रखता है। तो वो सब डिजाइन करके वो लगाई जाती है, उसकी वैल्यू कितना क्या अपना रिक्वायरमेंट उस हिसाब से, रैंडमली कुछ भी नहीं लगाते वहाँ पे, तो सब आगे पढ़ोगे तो आएगा सामने, अभी नहीं, ठीक है। ये उसका सर्किट सिंबल, नॉर्मल डायोड उसमें से 2 रेज बाहर आ रही है, मतलब एक फोटॉन बाहर आ रहा है। ये आप रियल में एलईडी देखो तो ऐसा दिखने में दिखता है, अंदर एक वर्ड लिखा है एनकैप्सुलेटेड, ये कैप्सूल जैसा है ना, उसके अंदर इसको फिटिंग किया हुआ है। एलईडी एक कैप्सूल जैसा दिखता है, ओके। अंदर 2 टांगे दिखेगी आपको, 2 मेटल के अंदर टुकड़े होंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ मटेरियल जैसा व्हाइट कलर का मटेरियल होगा। वही मटेरियल में से क्या निकलता है? लाइट निकलती है। वही आपका पीएन जंक्शन का रियल मटेरियल है, ये तो मेटल कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है। उसमें 2 ये जो बाहर एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसमें उसकी एक टांग बड़ी होगी, एक टांग छोटी होगी। बड़ी टांग होती है वो पी जंक्शन होता है, छोटी टांग होती है ना वो एन जंक्शन होता है, ठीक है। जेनर डायोड की कोटिंग कैसी होती है वो दिखाया नहीं था, वो उसमें कैसा था? नॉर्मल डायोड देखा था ना कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का था और ब्लैक कलर का था, और एक सिल्वर कोटिंग यहाँ पे रिंग एन साइड, वो एन साइड को रिप्रेजेंट करते दिए पी रीजन में। वैसे जेनर में क्या होता है? वो भी सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है और उसका कलर ब्राउन होता है और उसके ऊपर एक ब्लैक रिंग होती है, ब्राउन कलर का जेनर है और ऊपर ब्लैक रिंग एन होता है और ब्राउन कलर पी होता है। एलईडी में ऐसा कलरिंग कुछ नहीं होता है, एक टांग बड़ी होती है एक छोटी होती है। बड़ी टांग है वो आपकी पी है और छोटी टांग है वो आपका
एन है, ऐसे पहचाना जाता है। नहीं तो फिर क्या लेने का, मल्टीमीटर ज्ञान से हम ढूंढ सकते। मल्टीमीटर नहीं है तो डायरेक्टली पता होगा पी कौन सा एन कौन सा ढूंढ सकते। ठीक है, अभी ये क्या है, आई वर्सेस वी ग्राफ फॉर डायोड। तो वंस अगेन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको यूज कर रहे हैं ना, तो डायोड का जो नॉर्मल डायोड था उसका जो फॉरवर्ड में कर्व था वैसे इसके कर्व आएंगे, बरोबर। अब अलग अलग मटेरियल का इसको बनाया तो अलग अलग कर्व्स आएंगे आपको। रेड वाले का अगर 1.8 वाले का बनाया तो रेड के एक कर्व अलग होगा, वायलेट वाले का बनाया वायलेट का कर्व अलग होगा, व्हाइट वाले का बनाया व्हाइट का कर्व अलग। फर्क क्या है, नेचर तो सेम है, फर्क सिर्फ थ्रेशोल्ड वोल्टेज में है। जो नी वोल्टेज कटिंग वोल्टेज जो है ना इसका नॉर्मल डायोड से ज्यादा होता है। नॉर्मल का कितना था अपना 0.7 था, इसका 1.1 से लेकर 3.1 तक जाता है। ओके, व्हाइट एलईडी होता तो और थोड़ा ज्यादा जाता है 3.5 के आसपास, और इंफ्रारेड होती तो 0.8 0.9 के आसपास जाता है। समझा, नॉर्मल के कंपेयर में ज्यादा होता है, क्योंकि उसको बनाया उसके लिए लाइट निकालने के लिए। नॉर्मल डायोड का काम लाइट पैदा करना नहीं था, रेडिएशंस पैदा करना नहीं था, वो बाय डिफॉल्ट हीट तो हो ही जाएगा, बिकॉज कुछ भी हो हम कोलिजन रोक नहीं सकते, उसकी कॉम्बिनेशन की रेट कम कर सकते थे या तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ बढ़ा के हम लोग लाइट चाहिए इसलिए ज़्यादा बढ़ा दी हैवी डोपिंग करके, नॉर्मल डायोड को मॉडरेट डोप किया रहता है ताकि उसकी रिकॉम्बिनेशन रेट भी कम रहे। ओके, और मटेरियल भी वही सिलेक्ट करेंगे उसमें जो इंफ्रारेड के नीचे वाली वेवलेंथ को क्या बोलते हैं बाहर फेंकता है। ये सब डिफरेंस है नॉर्मल और इसमें। एग्जाम एक मार्क का क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया टू सिलेक्ट मटेरियल फॉर एलईडी, तो आपको ये लिखना है, ये बेसिक क्राइटेरिया। मटेरियल मस्ट बी सिलेक्टेड सच दैट दे हैव बैंड गैप बिटवीन दिस रेंज। इस रेंज का मटेरियल होगा तो ये एलईडी बनेगा, नहीं तो नॉर्मल डायोड बनेगा, भले विंडो खुद ही रखो खुद ही। ठीक है, फिर ये लास्ट में क्या दिखा है, इंटेंसिटी वर्सेस वोल्टेज और करंट। जैसे जैसे आप इधर का वोल्टेज बढ़ाते हो या सर्किट में करंट बढ़ाते हो, व्हाट विल फाइंड, धीरे धीरे एलईडी की ब्राइटनेस भी बढ़ेगी। एक पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट में उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद और वोल्टेज बढ़ाओ ना तो ब्राइटनेस कम हो जाए। ओके, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा क्यों होता है उसको जानने की जरूरत नहीं है, आपको जानने तो समझ लो क्या होता है। रेजिस्टेंस के कारण ना, रेजिस्टेंस के कारण नहीं, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसके कारण लाइट बाहर आती है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो कॉम्बिनेशन रेट बढ़ती है स्टार्टिंग में। एक बार रेट बढ़ गई, होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे ना तभी फोटोन निकलते हैं यार, होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करें तभी फोटोन निकलते हैं। अब जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन हमेशा होल के साथ ही कंबाइन करे, जो सिलिकॉन एटम है उनको भी टकरा सकता है। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज से एक्स्ट्रा एनर्जी आती है ना वो फिर ट्रांजिशन रेडिएटिव ट्रांजिशन में नहीं चली जाती है, वो फिर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में चली जाती है। ओके, कोलिजन की रेट इतनी रैंडम हो जाती है कि किधर भी भिचकाते इधर उधर, तो होल के साथ कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और बाकी सिलिकॉन के साथ टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी के कारण इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। टकराते तो है पर इधर उधर टकराते हैं, होल के साथ टकराएगा तो ही लाइट आएगा। समझा, बन गया। एडवांटेज पूछते हैं इसके, तो टेक्स्ट बुक में 5 एडवांटेज दिए, वो लिख देना, मैंने लिखाएगा नहीं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर कन्वेंशनल इनकांडेसेंट लो पावर लैंप। इनकांडेसेंट मतलब समझते हैं क्या, बल्ब आते थे ना पहले, बल्ब जो हीट से लाइट पैदा होती है उसको इनकांडेसेंट बल्ब कहते हैं। आपकी जो ट्यूबलाइट है ना उसको फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं, दोनों अलग चीज है। ठीक है, तो इनकांडेसेंट लैंप और फ्लोरोसेंट ट्यूब हो सबके कंपेयर में एलईडी ज्यादा फायदेमंद होता है। क्यों फायदेमंद होता है, उसके 5 फायदे लिखे। पहला पढ़ो क्या लिखा है, लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजम्पशन। अभी आपने जो एलईडी देखा, मैंने क्या बताया है, 5 वोल्ट तक में चालू हो जाता है, जबकि बल्ब वगैरह को चालू करने के लिए कितने ये 220 वोल्ट का जाता है पावर वोल्टेज। तो लो वोल्टेज पे एलईडी स्टार्ट हो जाते हैं एंड लेस पावर कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका इनकांडेसेंट बल्ब होता है ना उसमें 60% लाइट 40% हीट पैदा होती है, 40% एनर्जी वेस्ट हो जाती है आपकी इनकांडेसेंट बल्ब में। बल्ब का काम क्या है, हीट पैदा करना थोड़ी है, लाइट पैदा करना है। जो भी आप पावर देते हो, बिजली देते हो, 60% लाइट में कन्वर्ट करता है, 40% हीट में कन्वर्ट करते हैं। फिर आपका ये जो ट्यूबलाइट वाला है, ट्यूबलाइट में क्या होता है, 90% लाइट 10% हीट। और एलईडी की बात करें ना, एलईडी में 99.5% लाइट 0.5% की हीट नहीं होती,
उससे भी कम होगी डिपेंडिंग ऑन द CLFL वो सब इसमें आएगा, फ्लोरोसेंट लैम्प नहीं हो, वो कॉम्पैक्ट है, ये लंबा है, इसको फोल्ड करेगा तो CFL बन जाएगा। समझा? तो ये फायदा है लो पावर कंजम्पशन। फिर दूसरा क्या लिखा है, फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। ट्यूबलाइट चालू करते हो ना तो थोड़ा सेकंड लगता है, वो फिर कैसे चालू होती है, तुरंत ही चालू नहीं होती, उसको वार्म अप टाइम कहते हैं। अंदर जो फिलामेंट होते हैं वो गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद अंदर का मर्क्यूरी को हीट अप करेंगे तब वो चालू हो जाती है, ठीक है। तो उसको वार्म अप टाइम लगता है, जबकि एलईडी फटक से चालू होता है, उसको वार्म अप टाइम नहीं लगता है। प्लस उसकी स्विचिंग की अवेलेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत ही फास्ट स्विच ऑन स्विच ऑफ करा सकते हैं, जबकि ये बल्ब को बार बार बंद करेगा ना तो उड़ जाएगा, क्योंकि इतनी हाई उसकी कैपेसिटी नहीं होती, बिकॉज फिलामेंट पे डिपेंड करता है ना, फिलामेंट हीट होगा वो ठंडा होगा, हीट होगा ठंडा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड होके टूट जाता है फिलामेंट, जबकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए इसकी स्विचिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो ये क्या बोलते हैं, आपका जो फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन होता है ना उसमें ये यूज करते हैं एलईडीज, फाइबर के एंड पे एलईडीज, दूसरे एंड पे फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर। ये एलईडी में जो सिग्नल जाते हैं 1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड से जाते हैं, 1 गीगाहर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 100 करोड़ बार बंद चालू होता है वो, इतनी हाई स्पीड से उसका स्विचिंग ऑफ हो रहा है, स्विचिंग ऑन हो रहा है, इतना आप नहीं करवा सकते, समझा। फिर तीसरा फायदा लिखा है उसने, बैंडविड्थ इज वेरी स्मॉल, मतलब एलईडी लाल कलर का बनाया मान लो आपने, तो उसमें से जो रेड कलर निकल रहा है ना उसकी जो बैंडविड्थ होगी, मतलब 100 एंगस्ट्रॉम से 500 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही वेरिएशन आएंगे। रेड कलर की एक्चुअल वेवलेंथ कितनी होती है, रेड कलर की एक्चुअल वेवलेंथ होती है 7000 एंगस्ट्रॉम, बराबर। अब देखो प्योर रेड कलर चाहिए, मतलब 7000 ही आना चाहिए, तो वो प्योर 7000 कौन दे सकता है, लेजर से ही देते हैं। लेजर जो होते हैं ना उनमें से जो लाइट निकलती है ना वो एग्जैक्टली 10 एंगस्ट्रॉम आगे पीछे ही होती है, इतना एक्यूरेट होता है। उसके बाद जो होते हैं वो एलईडी होते हैं, एलईडी में क्या है प्लस माइनस 100 या प्लस माइनस 500 उतना ही डिस्टेंस है, जबकि नॉर्मल बल्ब जो होते हैं ना वो लाल के साथ ऑरेंज येलो बाय डिफॉल्ट बहुत कुछ दे देंगे, समझा। तो इसकी जो लाइट होती है ना ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक कह सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही वेवलेंथ का ऑलमोस्ट नियर टू द लेजर। लॉन्ग लाइफ एंड रिचनेस, लॉन्ग लाइफ मतलब सालों साल चलते हैं, एंड रिचनेस मतलब बहुत मजबूत होते, बार बार पछड़ाएगा ना तो भी टूटता नहीं है, बल्ब और ट्यूबलाइट एक बार गिर के खत्म हो गया काम, बरोबर। तो लास्ट क्या लिखा है, फास्ट ऑन, वही आगे बोला वही फास्ट एक्शन वाला था ना, वो एक्चुअली ये बता दिया मैंने आपको, फास्ट ऑन स्विचिंग कैपेबिलिटी। उसमें वो फास्ट एक्शन का मतलब उसको क्या समझाना था, चालू करो तुरंत ही चालू हो जाए, वैसे बातें की है। ट्यूबलाइट गिर रहा है उसको टाइम नहीं लगता है, स्विच पड़ा तुरंत चालू हो जाएगा। और ये लास्ट पॉइंट जो बोला ना मैं आगे इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया आपको, फास्ट ऑन ऑफ कैपेबिलिटी, बार बार उसको बंद चालू आप कर सकते हो, बंद करो। ये आपका ट्यूबलाइट का कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग समझा है, सिलेबस में नहीं। ये आपका ट्यूब है, बराबर। उसमें वो जो ग्रीन कलर का डब्बा दिख रहा है उसको इंडक्टर कहते हैं, ये इंडक्टर का सिंबल है। फिर आपका एसी सोर्स जो वायर यूज करेगा, और वो जो स्टार्टर जिसको कहते हैं ना वो एक्चुअली एक कैपेसिटर होता है, ये आपका स्टार्टर है, बराबर। ये ट्यूब के अंदर 2 फिलामेंट होते हैं, तोड़ोगे ना अंदर 2 फिलामेंट निकलेंगे, टंगस्टन फिलामेंट, बराबर। और ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी भरा होता है, मर्क्यूरी होता है, और ये जो व्हाइट कलर का कोटिंग दिख रहा है ना वो फास्फोरस कोटिंग होता है। अब जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करोगे, ठीक है, यहाँ पे स्विच मान लो है, स्विच ऑन कर दिया सोर्स को, तो करंट तुरंत ही फ्लो होगा ऐसे, बरोबर। जैसे ही इन फिलामेंट्स में करंट पास होगा ये हीट अप हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, हीट होगा, और हीट होने के कारण अंदर का जो मर्क्यूरी वेपर है ना उसको आयनाइज कर देगा, क्या कर देगा, उसको आयनाइज कर देगा। मर्क्यूरी वेपर्स में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एटम्स और ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाएंगे इनके साथ, ओके, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे। जैसे ये पैदा हो जाएंगे उसका तुरंत ही क्या होगा, ये अभी चार्ज कैरियर्स होंगे, नॉर्मल एटम इज नॉट कंडक्टिंग, अभी जो आयंस है वो कंडक्टिंग होंगे, तो तुरंत ही ये आयंस है ना इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और कंडक्ट करने लगेगी करंट। आयंस अगर इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाना ट्राई करेंगे, दोनों एक दूसरे का, बराबर। और एक करंट यहाँ से फ्लो होगा,
अब इनका जो रेजिस्टेंस होता है ना बहुत ही कम होता है, बहुत बहुत मतलब बहुत कम इसके कंपेयर में, लाखों गुना कम। तो क्या करेगा, करंट जो पहले यहाँ से जा रहा था अब ये ब्रांच में खत्म नहीं जाएगा, अब सीधा यहीं से जाएगा सब करंट। तो इस करंट की खासियत ये लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे माइक्रो से भी कम जाएगा, मतलब मीनिंग लेस हो गया। ठीक है, सारा 99.99% करंट यहीं से जा रहा है इसी पार्ट। अब जब ये फ्लो करेंगे तो कुछ कोलाइड भी करेंगे, और जब भी कोलाइड होगा एक दूसरे के साथ तो क्या होगा, अंदर से अल्ट्रावायलेट लाइट बाहर आएगी, अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स बाहर आएंगे। वो अल्ट्रावायलेट फोटोन ये व्हाइट फास्फोरस पे टकराते हैं और उसमें से व्हाइट लाइट बाहर आएगी। समझे? अगर वो फास्फोरस कोटिंग नहीं होगा ना तो कुछ दिखेगा नहीं ट्यूबलाइट, वो अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट आप नहीं देख सकते, फास्फोरस पे टकरा के लाइट बाहर आएगी। ट्यूबलाइट को चालू करने के लिए स्टार्टर चाहिए, इसके नाम स्टार्टर पड़ा है। ट्यूबलाइट एक बार चालू होने के लिए निकालोगे ना तो भी चालू हो जाएगी, क्योंकि उसका इनिशियल क्या काम था, ये एक पाथ में करंट ले जाना, इस पाथ में करंट ले जाता है और करंट ले जाने के कारण ये हीट अप कर देता है। एक बार हीट हो गया ना उसका लिए फिलामेंट भी हीट बंद, डायरेक्ट अभी करंट ऐसे जाएगा ना, फिलामेंट के अंदर से नहीं जाएगा, डायरेक्ट वायर के थ्रू, ये क्या बोलते हैं आयंस और मैग्नेटिज्म। समझा? अभी इसका डब्बे का क्या काम है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टर की तरह एक काम करता है। अंदर का जो करंट है बहुत हैवी होगा, बोला ना रेजिस्टर बहुत इक्विलिब्रियम है, तो करंट पहले लार्ज हो जाएगा और ट्यूब जल जाएगा, सब कुछ अंदर काला काला हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए रखा गया। अब बोलोगे आप रेजिस्टर क्यों नहीं वापरा, तो इसका इंडक्टर की एक खासियत है जो आप 7 चैप्टर में पढ़ोगे एसी करंट्स में। इंडक्टर करंट को तो अपोज करता है बट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, जबकि रेजिस्टर क्या करता है, करंट को अपोज करेगा बट हीट पैदा हो जाती है उसमें, एनर्जी लॉस होती है उसमें, इसलिए रेजिस्टर नहीं आता। समझा? बस ये है ट्यूबलाइट बंद। इसका भाई इंश्योरेंस करा दो। सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। वंस अगेन ये भी एक टाइप का डायोड है, पर इसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत डिफरेंस है नॉर्मल डायोड में। क्या डिफरेंस है, सी इसमें भी एक पी रीजन होता है, एन रीजन होता है। एक सिलिकॉन का वेफर लिया जाता है जिससे पी टाइप का सिलिकॉन वेफर ली जाती है, ठीक है। उस पी टाइप के सिलिकॉन वेफर के ऊपर जबरदस्ती एन टाइप की इम्प्योरिटीज इंपार्ट की जाती है, घुसाया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, डिफ्यूज करा सकते हैं, ओके। और धीरे धीरे उस पी टाइप के ऊपर एक लेयर जम जाता है एन टाइप का, ओके। पी टाइप की जो साइज होती है अप्रोक्सीमेटली 300 माइक्रोमीटर और इसकी 0.3 माइक्रोमीटर की साइज का इसको ग्रो किया जाता है, तो आपका क्या बन जाएगा, एक पीएन जंक्शन बन जाएगा। इसमें जो है वो साइज का ही रोल है, तो ये एन की साइज है बहुत ही छोटी होती है कंपेयर टू पी, इससे फिगर बनाने में वो ध्यान रखना है, टेक्निक को ध्यान दे रखा हूं, ठीक है। एन की साइज बहुत छोटी होती है कंपेयर टू पी, ऐसा क्यों होता है वो सब उसी को बताऊंगा, होता है। प्लस सोलर सेल आपने देखा है एकदम फ्लैट होती है, तो ये जो बनाया गया है इसका कंस्ट्रक्शन एकदम पतली शीट पे बनाया जाता है, मतलब ये जो दिखने में ऐसा मोटा है वो तो एकदम ही पतला होता है, 300 माइक्रोमीटर मतलब बहुत ही कम होता है, समझा, 0.3 mm जितना होता है, बहुत ही कम है। तो जंक्शन बहुत ही फ्लैट रखा जाता है और ट्रांसपेरेंट रखा जाता है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू फोटो डायोड। फोटो डायोड में एक एक्सटर्नल बैटरी यूज करनी पड़ती है, बस फोटो डायोड और इसका प्रिंसिपल सेम है, जबकि इसमें कोई एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती, खुद बैटरी की तरह काम करेगा। फोटो डायोड में डोपिंग क्या थी, बहुत मापी थी और जंक्शन भी बहुत छोटा रखा गया था, ताकि उसमें से जो पैदा हो रहे थे ना वो कम पैदा हो। इसमें हमें क्या बोलते हैं एनर्जी पैदा करवानी है, इसलिए जंक्शन बहुत ही बड़ा रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गिरे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पैदा हो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो, जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। It works on the principle of photovoltaic effect. Photovoltaic effect मतलब क्या, फोटोन गिरना और इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होना, इसी को फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हुए, जिससे हम लोग आगे करंट पैदा करा सकते। मॉडरेटली लो व्हेन जंक्शन इज फ्लैट एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये इसकी खासियत है, समझ में आया। अब ये ग्रो तो कर दिया आपने,
उसके बाद क्या, पहले भी बता था पीएन जंक्शन हम बनाते उसका डायरेक्ट यूज तो लेते नहीं, वो ब्रिटल होता है, तो कांटेक्ट तो चाहिए मेटल के, उसको पैकिंग करनी पड़ती है, तो इसको क्या किया जाता है, ग्लास की कोटिंग की जाती है। ओके, ग्लास कोटिंग करने के पहले ये ऊपर फिंगर शेप मेटल स्ट्रिप डाली जाती है, पतली सी मेटल स्ट्रिप और फिंगर शेप मतलब ऐसा बीच में गैप होता है, आपका जो खाने का फॉर्म होता है ना वैसे। ये गैप इसलिए रखा है ताकि लाइट अंदर घुस पाए, लाइट घुसनी चाहिए ना, पूरा ऊपर मेटल से कोट कर दिया तो लाइट कहां से घुसेगी, और जो काम हो रहा है लाइट से हो रहा है, जंक्शन पे जब लाइट गिरेगी तभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होंगे, समझा। इसलिए ये खाली जगह रखी है, जो मेटल है ना उसे 15% ही कवर करती है एरिया, 85% ओपन होता है, 15% क्यों चाहिए, करंट ले जाने के लिए। ये मेटल रॉड का कनेक्शन कर दिया, अब नीचे वाले पार्ट पर तो लाइट डालनी नहीं है, इसलिए उसका नीचे का पूरा जो सपोर्ट है ना पूरा मेटल कोटेड होता है 100%, ताकि सपोर्ट भी अच्छा रहे और टूटे नहीं, बराबर। तो नीचे का 100% मेटल, ऊपर 15% मेटल, ये उसका साइड व्यू है, सामने से देखिए ना तो ऐसा दिखेगा सोलर से, नीचे मेटल कांटेक्ट, फिर पी, फिर एन, ये आपका जंक्शन, और ये फिंगर टिप, ऐसे साइड से देखो फिंगर की टिप से दिखेगी। ओके, ये उसका सर्किट सिंबल क्या बना है, बैटरी बना है, ये खुद बैटरी की तरह काम कर रहा है, लाइट गिरी है तो बैटरी पैदा हुई, पी वाला जो रीजन है वो पॉजिटिव अपना बैटरी की तरह काम करेगा, एन रीजन है वो नेगेटिव अपना बैटरी की तरह काम करता है सोलर से, ठीक है। तो अब आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस देखते हैं कैसे वो बिजली पैदा करता है। तो तीन बेसिक स्टेप है जिससे ये बिजली पैदा होती है इसके अंदर, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब 3 बेसिक प्रोसेस ड्यू टू व्हिच ईएमएफ इज जनरेटेड इनसाइड द सोलर सेल। तो 3 बेसिक प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने हैं, मैं आपको अभी समझाता हूं। देखो ये आपका सोलर सेल है, ये उसका जंक्शन है, बराबर। अभी जंक्शन पे हम लाइट डाल दें, बराबर, जंक्शन पे लाइट डालेंगे, तो ये चीज बहुत पतली इसलिए रखी है ताकि लाइट है ना जंक्शन पे पहुंचनी चाहिए, अगर एन बहुत बड़ा होगा ना तो क्या होगा, कोई भी मटेरियल होता है लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ही, बराबर, तो मैक्सिमम लाइट एन ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जंक्शन में कुछ पहुंचेगा नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन होल पैदा होंगे वो एन के अंदर पैदा होंगे, हमें जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा कराने वो नियर टू द जंक्शन या इनसाइड द जंक्शन पैदा कराने, तो ये काम करता है, नहीं तो नहीं काम करता है। कैसे, देखो जैसे ही मान लो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे पैदा हो गया, तो सबसे पहला बेसिक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन, ये प्रोड्यूस हुए, उसके बाद ये जो नेगेटिव फील्ड थी डिप्लीशन लेयर की वो होल को इस तरफ खींच लेगी और ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच लेगी, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेशन हुआ, ये सेकंड स्टेप हुआ। पहला स्टेप था जनरेशन, फिर सेपरेशन, सेपरेट होकर यहाँ बैठेगा इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ कहीं, अभी तक पूरा जग गया है, कहीं पे बैठे उसको कुछ इधर से जा सकता है, अभी ये तो एक पेयर हुआ, ऐसा ढगले पेयर पैदा हो गए, बराबर, तो ये सब घूम फिर के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, रिपल कर करके घूम, और वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे, तो ये थर्ड स्टेप हुआ। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन ड्यू टू द फोटोन, जो भी लाइट है उसने प्रोड्यूस किया, और ये लाइट की खासियत क्या होनी चाहिए, उसकी जो एचवी होती है वो Eg से बड़ी होनी चाहिए, तो ही तोड़ पाएगा ना। अभी टूटा, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेशन ड्यू टू इंटरनल फील्ड, अंदर वाली फील्ड ने उसको सेपरेट किया, और तीसरा स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कलेक्शन, इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पे कलेक्ट हो गए, अभी एक बार कलेक्ट हो गए तो ये पूरी नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगी, ये पूरी पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव। अब मान लो बाहर से किसी ने वायर से रेजिस्टर लगा दिया, लोड लगा दिया, तो क्या होगा, तुरंत ही करंट फ्लो होगा, तो जब तक लाइट गिर रही है तब तक ये प्रोसेस चलते रहेंगे, तब तक ये प्लेट पे चार्ज डेवलप होता रहेगा, तब तक अंदर करंट फ्लो होते रहेगा, समझा। तो ये बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, लाइट बंद, ये प्रोसेस बंद, तो कोई करंट जाएगा नहीं, आई बात भेजे में। तो मैक्सिमम लाइट यहाँ तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए एन की साइज छोटी रखी है, नहीं तो एन ही खींच लेगा सब कुछ, इधर इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हुआ है ना, इधर इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हुआ, किसी काम का नहीं है, तो सेपरेट होने चाहिए प्लस माइनस बनाने के लिए, इधर पैदा हुआ है थोड़े टाइम में उधर ही मिल जाएगा, फायदा क्या, समझा। इसलिए ऐसा कंस्ट्रक्शन है उसका। क्लियर, 3 बेसिक स्टेप्स।